दोस्तों कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति 12 वर्षों से बिस्तर में पड़ा है। ना बोल सकता है, ना हंस सकता है, ना खा सकता है, ना हिलडुल सकता है। सिर्फ उसके दिल की धड़कनें चल रही है। क्या वो व्यक्ति वाकई में जीवित है या मशीनों के सहारे सिर्फ उसकी सांसें गिनी जा रही हैं? सवाल यह है कि क्या ये जीवन है या केवल शरीर का अस्तित्व है? इसी सवाल ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा नैतिक और कानूनी संकट खड़ा कर दिया जिसने जीवन और मृत्यु के अधिकार पर पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। और इसी पृष्ठभूमि में सामने निकल कर आता है हरीश राणा का मामला। क्या था हरीश राणा का मामला? क्या है यूथेनेशिया? कितने प्रकार के यूथेनेशिया होते हैं? अरुणा शानबाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया था 2018 में? और हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है? दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जहां यूथेनेशिया को मान्य किया जाता है? एक्टिव यूथेनेशिया क्या किसी देश में मान्य है? और कैसे यूथेनेशिया सुसाइड से अलग है? आज डिटेल में इस वीडियो में हम पड़ताल करने वाले हैं, तो आपको लास्ट तक जुड़ जाना है वीडियो से। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया हो तो जरूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसे लग रहा है, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। आइए शुरू करते हैं। तो हरीश राणा एक होनहार छात्र थे। 2013 में चंडीगढ़ में अपनी पढ़ाई के दौरान हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी हो गई। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, जिसे पीवीसी कहते हैं, उसमें चले गए। यानी वे जीवित तो थे लेकिन होश में नहीं। उनका शरीर काम ही नहीं कर रहा था। क्वाड्रिप्लेजिया, मशीनों, ट्यूबों के सहारे वो जीवित रहे। 13 साल तक इलाज और कोई सुधार न होने के कारण परिवार ने अंततः थक हार कर भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसमें जीवन रक्षक प्रणाली यानी लाइफ सपोर्ट हटाने और इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया की अनुमति मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसको लेकर वापस दुनिया भर में यूथेनेशिया की बहस छिड़ गई है, उसमें एक जज हैं ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला। जस्टिस जेबी पारदीवाला के साथ जस्टिस केवी विश्वनाथन इस बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न थे। पहला ये कि क्या 13 साल से कोमा में रह रहे व्यक्ति को पैसिव यूथेनेशिया दी जा सकती है? क्या मशीनों के सहारे जबरन जीवन बढ़ाना जीवन के अधिकार के अंतर्गत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार का विरोध करता है? क्या AIIMS के अनुसार ठीक होने की कोई गुंजाइश न होने पर उपचार बंद किया जा सकता है? आपको बता दूं, यूथेनेशिया जो शब्द हमारे पास में है, जो एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, इसमें से पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दी। अरुणा शानबाग के मामले में यूथेनेशिया शब्द बहुत चर्चा में आया था। इससे पहले कि मैं आगे चलकर बताऊं कि यूथेनेशिया क्या होता है, एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हरीश राणा केस में क्या कहा, पहले ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दे दी, अर्थात उन्हें वेंटिलेटर ट्यूब से धीरे धीरे हटाकर प्राकृतिक मृत्यु की ओर जाने दिया जाएगा, न कि जानबूझकर कोई इंजेक्शन देकर। कोर्ट ने कहा कि जब रिकवरी की कोई उम्मीद न रह जाए तो किसी को कृत्रिम साधनों द्वारा तड़पने के लिए छोड़ना मानवीय गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने दिल्ली एम्स को इलाज बंद करने और गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया। यह निर्णय भारत में राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मजबूती प्रदान करने वाला है। कोर्ट ने कहा कि हरीश राणा को अब इस तरह की स्थिति में जीवित रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माता पिता की पीड़ा और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला इंसान को यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति देने के लिए लिया गया है। दोस्तों, कुछ समय पहले निदा फाजली ने गजल लिखी थी। गजल की लाइनों की कुछ शब्द ऐसे थे कि गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़धानी दे मौला, और तेरे रहते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। बहुत समय पहले निदा फाजली ये गजल लिख गए और अब दिखाई पड़ रहा है कि लोग मरने की आसानी मांग रहे हैं। यूथेनेशिया शब्द क्या है, कहां से आया है, क्या इसका मतलब होता है? एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया क्या होती है? और पैसिव यूथेनेशिया को क्यों मंजूरी दी जा रही है, एक्टिव को क्यों मंजूरी नहीं दी जा रही है? और क्या पैसिव को मंजूरी देना ठीक है? इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं आगे। तो यूथेनेशिया जो शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है EU, यू जिसे कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अच्छा या गुड, और दूसरा शब्द है थैनेटोस, जिसका मतलब होता है डेथ और मृत्यु। मतलब यूथेनेशिया का मतलब हुआ ऐसी मृत्यु जो दर्द और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए दी जाए, जिसे गुड डेथ कहा जाता है। लीगल लैंग्वेज में बताऊं तो कहा जाता है कि यूथेनेशिया इज द इंटेंशनल एंडिंग ऑफ अ पर्सन्स लाइफ
टू रिलीव सफरिंग। दो प्रकार के यूथनेशिया होते हैं, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव यूथनेशिया में डॉक्टर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन दे करके मौत की नींद सुला देता है, जबकि पैसिव यूथनेशिया में लाइफ सपोर्ट हटा लिए जाते हैं। दोस्तों, हमारे पास बीएनएस में जाएंगे तो सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया है और 101 में आपको मर्डर का डेफिनेशन मिलेगा। 101 सेक्शन में जो 5th एक्सेप्शन है, वहां लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अपनी सहमति दे दे और उसकी सहमति से ही उसकी डेथ कॉज कर दी जाए। मतलब कोई व्यक्ति खुद मरना चाहता हो और डॉक्टर उसकी सहमति से उसको जहर का इंजेक्शन लगा दे, जो कि एक्टिव यूथनेशिया की डेफिनेशन है, ये कल्पेबल होमिसाइड का अपराध कहलाता है। इसे आपराधिक मानववध कहते हैं और आजीवन कारावास तक की सजा है। इसलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथनेशिया का रास्ता चुना है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि जो भी कुछ लाइफ सपोर्ट उस व्यक्ति को दिया जा रहा है, अब वो हटा लिया जाएगा। 2011 में लिए चलता हूं, अरुणा शानबाग का एक केस था जिसमें पहली बार यूथनेशिया शब्द चर्चा में आया और पैसिव यूथनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। अरुणा शानबाग की कहानी 1973 से शुरू होती है। मुंबई के KEM हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स थी अरुणा शानबाग। इनके साथ हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने ही क्रूर हमला किया, गला घोंट दिया, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी और उनके मस्तिष्क को स्थायी नुकसान पहुंचा था। 42 साल तक ये कोमा में रही थी। कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि क्या उन्हें यूथनेशिया की इजाजत दी जा सकती है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्टिव यूथनेशिया भारत में इलीगल है, इसलिए पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी जा सकती है। अरुणा शानबाग के मामले में अनुमति तो नहीं मिली थी, लेकिन यहां से यूथनेशिया के लिए कानूनी रास्ता खुल गया था। फिर 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, पैसिव यूथनेशिया को वैध करार दे दिया और लिविंग विल बनाने की अनुमति दे दी। लिविंग विल क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति जब स्वस्थ है, उसका मस्तिष्क ठीक काम कर रहा है, वो अपनी लिविंग विल वसीयत बना सकता है कि जब कभी कोई उसे गंभीर बीमारी हो, असहाय पीड़ा में हो, जो ठीक ना हो सके, तो उसे इस तरह की यूथनेशिया की अनुमति दे दी जाए और उसके परिवार वाले ही उसे यूथनेशिया के माध्यम से मौत की नींद तक पहुंचा सकें, मौत के आगोश तक पहुंचा सकें। चलते चलते आपको यह भी बताता चलूं कि क्या दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां एक्टिव यूथनेशिया भी परमिसिबल है। तो जी हां दोस्तों, दुनिया में ऐसे देश हैं जहां एक्टिव यूथनेशिया भी अनुज्ञेय है। प्रमुख देश हैं नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्पेन, कोलंबिया, न्यूजीलैंड। कुछ देश ऐसे हैं जहां फिजिशियन असिस्टेड यूथनेशिया वैध है, स्विट्जरलैंड में, यूएसए के कुछ राज्यों में और जर्मनी में। अब आते हैं संवैधानिक प्रश्न पर। इस मामले में सबसे बड़ा संवैधानिक प्रश्न उठता है राइट टू लाइफ का। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसके लिए आपको देखना चाहिए ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला। 1996 का ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में शामिल है, जिसमें राइट टू डाई शामिल नहीं है। लेकिन बाद के फैसलों में कोर्ट ने यह बात स्पष्ट करी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 का ही तो हिस्सा है। तो दोस्तों, यूथनेशिया केवल कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि नैतिक प्रश्न भी है। सवाल उठते हैं कि क्या डॉक्टर को जीवन खत्म करने का अधिकार होना चाहिए? क्या दर्द से मुक्ति दे देना मानवता है, या ऐसा कुछ करना मानवीय मूल्यों के खिलाफ है? दुनिया भर में यह प्रश्न अभी भी ज्वलंत प्रश्न की तरह खड़ा हुआ है और बहस का मुद्दा है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, मुझे लगता है कि यह फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसे समय में जहां कोई व्यक्ति दर्द और पीड़ा से परेशान है, लाइफ सपोर्ट हटाकर उसे तड़पते हुए मरने दिए जाने से बेहतर तो यह है कि एक्टिव यूथनेशिया को मान्यता दे दी जाए। और फिजिशियन जो डॉक्टर है, उसके असिस्टेंस से अगर किसी को मौत के रास्ते पर आसानी से जाने दिया जा सकता है, तो शायद ये तरीका पैसिव यूथनेशिया से बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां कहीं इस बात को लीगलाइज करवा दिया जाएगा, लोग डॉक्टरों की मदद लेकर किसी भी इंसान को मौत के मुंह में डाल सकते हैं। मतलब हम दुरुपयोग करने पैदा हुए हैं और संभावना यह है कि इस बात का भी दुरुपयोग हो जाए। लेकिन क्या आपको दिखाई पड़ता है कि पैसिव यूथनेशिया की तुलना में एक्टिव यूथनेशिया ज्यादा सही है? आपका क्या मानना है? यूथनेशिया जैसी चीज को मंजूरी दी जानी चाहिए क्या? और यदि हाँ, तो एक्टिव वाली को या पैसिव वाली को? तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।